हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के इतिहास के 7वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है शांति के प्रयास। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी अध्याय के ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जा करके उसे देख सकते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान गंगा हिंदी, वहां भी दे दूंगा। आप वहां से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके डिस्क्रिप्शन से भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना की परिस्थितियों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण हल एवं विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के दिमाग की उपज थी। 1918 में उन्होंने विश्व शांति की स्थापना के लिए 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी राष्ट्र संघ की स्थापना जो है इस उद्देश्य के लिए किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो झगड़े हैं उनको शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। और ये काम अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने किया, क्योंकि उन्होंने 1918 में इसके लिए एक 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। इसके 14वें सूत्र में विश्व शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रों के संगठन की बात कही। तो उन्होंने जो 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया उसमें जो 14 नंबर पॉइंट था उसमें ये बात कही गई थी कि विश्व शांति बनाने के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो पूरे राष्ट्रों के लिए काम करे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अनेक राजनीतिज्ञ इस प्रकार के संगठन की स्थापना पर बल दे रहे थे। यानी कह रहे थे कि अगर इस तरह का कोई भी अगर संगठन रहता तो शायद विश्व युद्ध नहीं होता। तो वे पहले ही से इस बात पे राजी थे कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व स्तर पर काम करे। ऐसे राजनीतिज्ञों में प्रमुख थे ब्रिटेन के रॉबर्ट सेसिल, दक्षिण अफ्रीका के जॉन स्मट्स और फ्रांस के लियो बुर्जियो। इन सभी के सम्मिलित प्रयास से विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्र संघ की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र संघ किन कारणों से असफल रहा, वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे, राष्ट्र संघ की असफलताओं के 4 कारण निम्नलिखित हैं। यानी राष्ट्र संघ जो है इन 4 कारणों की वजह से असफल रहा। पहला है शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव। लिखेंगे, यद्यपि राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, फिर भी वह स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। अतः राष्ट्र संघ को विश्व की महान शक्तिशाली राष्ट्र का समर्थन नहीं मिला। आरंभ में रूस भी इससे अलग रहा, अतः शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव ही इसकी असफलता का कारण बना। तो जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना जो थी इसलिए की गई कि विश्व में शांति स्थापित किया जाए। लेकिन विश्व शांति स्थापित करने के लिए बड़े बड़े देशों का होना इस संगठन में बहुत जरूरी था। लेकिन अमेरिका इसका खुद सदस्य नहीं बना। और रूस जो चूंकि 1917 में वो विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो शुरू में उसे इसका सदस्य नहीं बनाया गया। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण देश थे जो उस समय की आर्थिक स्थिति कहें या बहुत आगे निकल गए थे विश्व के बाकी देशों से, और इन दोनों को ही इस संगठन से अलग रखा गया। तो ये एक उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण था। दूसरा है राष्ट्र संघ का दुरुपयोग। तो राष्ट्र संघ की नीतियां एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम वरन अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था। यानी राष्ट्र संघ की जो नीतियां थी या उद्देश्य थी वो देखने में तो बिल्कुल लोगों के फायदे वाली या विभिन्न देशों के फायदे वाली लगती थी, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वो एक साम्राज्यवादी और पूंजीवादी देशों के हितों को ध्यान में रख करके बनाई गई थी।
और इन उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग किया गया। यानी राष्ट्रसंघ जो है वो देखता रहा और पूंजीवादी देश जो थे वो अपने हित साधते रहे। जैसे कि हिटलर वाले वाक्य में हम जाने कि हिटलर जो है विभिन्न देशों को जीतता रहा और ये लोग उसे मुक्त समर्थन देते रहे। तीसरा है विश्व आर्थिक मंदी। 1929-30 की आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की चिंता थी, अतः परस्पर सहयोग की भावना नहीं रही। यानी 1929-30 की जो विश्व आर्थिक मंदी आई उससे सभी देशों की स्थिति लगभग खराब हो गई और ऐसे में सभी देश चाहते थे कि पहले हम अपने राष्ट्र के लोगों की मदद करें। यानी वे चाहते थे कि उनका देश जो है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। ऐसे में वे परस्पर सहयोग की जो भावना रही वो नहीं रही। सभी देश अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारने में ही व्यस्त हो गए और परस्पर सहयोग न मिलने की वजह से राष्ट्रसंघ असफल हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ के गठन में दोष। तो शक्तिशाली देश के लोग अपने हितों की सुरक्षा में लगे रहते थे, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत की प्रासंगिकता बतावें। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, आज भी कितने प्रासंगिक है। उत्तर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे। जैसे पहला था शांति स्थापित करना, संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना, यूएनओ को केंद्र बनाना जहां उपयुक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल स्थापित की जा सके। तो ये सभी जो थे राष्ट्रसंघ के उद्देश्य थे। अब आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रसंघ के क्या सिद्धांत थे। पहला है राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित होगी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का स्वागत करेगा। सभी राष्ट्र अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता को विनिष्ट नहीं करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और लास्ट है शांति भंग करने वाले देश के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और उद्देश्य को देख लिया। तो हम लोगों ने सिद्धांत और उद्देश्यों को देख लिया, लेकिन इनके सिद्धांत और उद्देश्य आज भी कितने प्रासंगिक है, किस बात से ये हम निश्चित कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। प्रासंगिकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांत में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह-अस्तित्व के भाव निहित है। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का एक झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय है जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। यानी इसकी प्रासंगिकता को इस बात से आंका जा सकता है कि विश्व के अधिकांश देश जो है इसे मान रहे हैं। जैसे 193 इसके सदस्य देश हैं। निश्चित तौर पर यह विश्व बंधुत्व और समानता कायम करने में सफल रहा है, तभी तो इतने देश जो है इसके साथ हैं। चौथा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। ये प्रमुख अंग निम्नलिखित है, जिनमें पहला है आम सभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। सभी प्रमुख कार्य इसी अंग के द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रों को सदस्य देना, सदस्यता छीन लेना शामिल है। इसमें महासचिव का निर्वाचन तथा अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लेना इसका कार्य है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा है उसी तरह से ये काम करता है। इसमें जितने देश हैं, जैसे 193 देश हैं, उन सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं
और तरह तरह के वाद विवाद में भाग लेते हैं। इसकी बैठक जो है वर्ष में एक बार होती है और ये लोग खास करके कि कौन सा देश इस संघ में शामिल होगा और कौन से देश जो है इसकी सदस्यता छीन लेनी है, ये तय किया जाता है। साथ ही साथ महासचिव कौन होंगे और कई आर्थिक मुद्दों पर भी ये सभा निर्णय करती है। इसके दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसमें इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो अस्थायी देश हैं उनको वीटो का अधिकार प्राप्त है, यानी विशेषाधिकार प्राप्त है। प्यारा देश भारत जो है इसी गुट में शामिल होने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका समर्थन कई राष्ट्रों ने नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी अस्थायी सदस्यों की श्रेणी में बना हुआ है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है। इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद से प्रार्थना पर उसे प्रदान करती है। इसके अलग अलग समूह विश्व स्तर पर कार्यरत हैं, जैसे पहला एक है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी बाल सहायता कोष। दूसरा है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से कई इसके समूह हैं जो काम करते हैं, विश्व स्तर पर काम करते हैं। इसके अलग अंग को देखते हैं, वो है न्यास परिषद। यह अंग उन प्रदेशों में है जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है। इनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप इस समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में है। यानी माइक्रोनेशिया के जो 4 द्वीप समूह हैं उस पर अमेरिका का शासन चलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कहा जाए कि देखा जाता है। इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों में स्वशासन एवं स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना, मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधित मामलों में समानता का व्यवहार करना। अगला इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह कानूनी संस्था है। इसमें सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है जो नीदरलैंड के हेग शहर में है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखती है। एक देश दूसरे देशों में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करती है। छठा और अंतिम है सचिवालय। इसका प्रधान प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यानी एक तरह से कहा जाए कि सचिव के कार्यालय का नाम है सचिवालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को रेखांकित करें, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका उत्तर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना के समय से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अनेक राजनीतिक विवादों का शांतिपूर्वक समाधान निकाला है। आज संसार 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों के बीच सामंजस्य और सद्भाव स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है। यानी पूंजीवादी और साम्यवादी देशों का जो गुट बटा हुआ है उन सभी के बीच सामंजस्य और सद्भाव बनाने में सफल रहा है। अगला है इसकी महत्ता इस बात पर आंकी जा सकती है कि इसने अनेक विवादास्पद मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे अरब इजराइल संघर्ष, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान की समस्या, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया की स्वतंत्रता आदि प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप और सूझबूझ से अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सका है। यह इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है जो इसका श्रेष्ठतम महत्ता प्रदान करती है। यानी इन सब देशों के जो विवाद थे उसको इसने सुलझाया और तीसरे विश्व युद्ध होने से रोक लिया, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे है कि इसके अतिरिक्त उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति में सहयोग प्रदान किया।
इसने मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं मानव कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अपने विशिष्ट संस्थाओं द्वारा इसने बालकों, श्रमिकों और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। शिक्षा, कला और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन दिया। संक्रामक रोग और महामारियों को रोकने तथा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का भी काम किया। इस प्रकार अभी भी काफ़ी महत्व है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक साथ राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चेतना को भी लोगों में जागृत करने का प्रयास कर रहा है। कई संक्रामक बीमारियां, महामारियां फैलने पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।